हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम भेषज कल्पना का दूसरा अध्याय यानी भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों की बात करेंगे। भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों या मूलभूत सिद्धांतों में 5 सिद्धांतों की गणना की गई है, जिसमें परिभाषा है, दूसरा मान है, तीसरा पंचकसाय कल्पना है, चौथा है रस गुण वीर विपाक तथा प्रभाव और पांचवा है अनुक्त और विशेषुक्त ग्रहण। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा आयुर्वेद में परिभाषा यानी वैद्यक परिभाषा प्रदीप ने बताया गया है। अव्यक्त अनुक्त लेश उक्त संदिग्ध अर्थ प्रकाशिका परिभाषा प्रकथ्यन्ते दीपीभूता सुनिश्चिता। यानी आयुर्वेद में बड़े वाक्यों को अथवा किसी बड़े शब्द समूह को संक्षेप में कहने की क्रिया को परिभाषा कहा जाता है। जैसे अगर त्रिफला कहें तो हमें संक्षेप में ही त्रिफला से 3 द्रव्यों का उल्लेख हो जाता है। जैसे त्रिफला यानी हरितकी, विभितकी और अम्लकी, इनका हमें ज्ञान हो जाता है। अगर हम पंचकुल कहें तो हमें 5 द्रव्यों का ज्ञान स्वतः हो जाता है। 5 द्रव्य यानी पिपली, पिपली मूल, चव, चित्रक और सुंठी का हमें ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। इसी तरह त्रिकटु से हमें सुंठी, पिपली, मरीच का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे द्रव्य जैसे त्रिजातक, चतुर्जातक, अष्टवर्ग, जीवनी वर्ग आदि का हमें ज्ञान हो जाता है। यानी किसी बड़े शब्द या वाक्य को संक्षेप में कहने की क्रिया को परिभाषा कहा जाता है। दूसरा मान। मान यानी किसी भी द्रव्य को मापने की क्रिया या जिसके द्वारा किसी भी द्रव्य को मापा जाए उसे मान कहते हैं। मान की परिभाषा सारंगधर संहिता प्रथम खंड पहले अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है। न मानेन विना युक्तिर द्रव्याणाम जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्यार्थम मानम अत्र उच्यते मया। यानी बिना मान के कोई भी युक्ति नहीं बन सकती है। और आचार्यों ने हम लोग को बताया है कि चिकित्सा में बिना युक्ति के कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। और युक्ति तभी हो सकती है जब हमें मान का ज्ञान हो। किसी भी औषधि का कितनी मात्रा में सेवन करना है यह हमें मान के द्वारा पता चलता है। और मान जब युक्ति पूर्वक औषधि दी जाती है तभी चिकित्सा में लाभ मिलता है। यानी बिना मान के चिकित्सा करना असंभव है। अब आता है पंचकसाय कल्पना। पंचकसाय कल्पना से पहले हम कसाय की बात करते हैं। कसाय शब्द सभी योगों में प्रधान होता है। इसमें काश्यप संहिता खिल स्थान के 3 अध्याय में 29वें श्लोक में बताया गया है। कंठस्य कर्षणात् प्रायो रोगाणाम व अपि कर्षणात् कसाय शब्द प्राधान्यात् सर्व योगेषु कल्पते। यानी सभी कल्पों में कसाय शब्द प्रधान होने की वजह से यहाँ पे कसाय शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि कसाय रस की बात की जा रही है। अब पंचकसाय कल्पना यानी पंचकसाय कल्पना में यहाँ पर 5 वो लिए गए हैं पंचकसाय कल्पना से, जिसमें है आपका स्वरस, कल्प, श्रित, शीत और फांट। किसी भी द्रव्य का अगर उसका किसी भी द्रव्य का अगर उसको नष्ट न किया जाए तो उससे दूसरी द्रव्य नहीं बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इसकी यानी द्रव्य को हिंसा की जाती है, तभी जाके कसाय कल्पना बनती है। अब उसके बाद आता है द्रव्यगत यानी द्रव्य के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक तथा प्रभाव के बारे में। यानी यहाँ बताया गया है द्रव्य रसो गुणो वीर विपाक शक्तिरेव च पदार्था पंचतिष्ठन्ति स्वं सम कुर्वन्ति कर्म च रसा स्वाद अम्ल लवण तिक्त उषण कसायका षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः। यानी द्रव्य, रस, गुण, वीर, विपाक तथा प्रभाव ये सभी द्रव्य के माध्यम से ही होते हैं। द्रव्य में अगर अगर जिस तरह का रस होगा उसी तरह से आगे की क्रिया होती है। जैसे कोई द्रव्य रस बलवान है, कोई गुण, कोई वीर, कोई विपाक, कोई प्रभाव, तो सभी द्रव्य अलग अलग ढंग से काम करते हैं। इसलिए द्रव्य का जानना आवश्यक है। और ये कोई भी द्रव्य है वो 6 रसों से ही युक्त होता है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कसाय। उष्ण यानी कटु।
तो जिस द्रव्य में जिस रस की प्रधानता होगी उसे मधुर या अम्ल जो भी होगा वो कहा जाता है। और जैसे मधुर जो ये रस हैं ये भी पंच भौतिक होते हैं, लेकिन जिस चीज़ की बहुलता रहती है उसे हम बताते हैं। जैसे मधुर रस है उसमें पृथ्वी और जल की बहुलता रहती है, अम्ल रस है उसमें जल और अग्नि की बहुलता रहती है, और नहीं, अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि की बहुलता रहती है, और लवण रस में पृथ्वी, अग्नि और जल की बहुलता रहती है, और तिक्त रस में वायु और आकाश की बहुलता रहती है, कटु रस में वायु और अग्नि की बहुलता रहती है, और कसाय रस में वायु और पृथ्वी की बहुलता रहती है। अब उसके बाद पांचवा सिद्धांत आता है अनुक्त और विशेषुक्त। अनुक्त यानी बिना कहे हम समझ जाएं। जैसे अगर किसी ने कहा दुग्ध का सेवन करना है तो हम ये स्वतः समझ जाते हैं कि हमें गोदुग्ध ही लेना है, और दही घृत का सेवन करना है तो गो घृत का ही सेवन करना है, ये हम समझ जाते हैं। जैसे अगर दवा का सेवन या औषधि का सेवन करना है तो अगर किसी ने बताया नहीं तो हमें प्रातःकाल ही सेवन करना चाहिए। जैसे अगर लवण का उल्लेख है, लवण का सेवन करने के लिए उल्लेख है, बताया गया है, तो वहाँ पे सेंधव लवण ही लेते हैं। जैसे चंदन का अगर ग्रहण करना है तो वहाँ पे रक्त चंदन लेते हैं। ये बिना कहे हम समझ जाते हैं, इसे अनुक्त बोलते हैं। इसे आचार्य शार्ंगधर ने सामान्य नियम बताया है। और विशेष यानी विशेष यानी स्पेसिफिक, यानी हम कोई ऐसा टर्म बोलते हैं जिससे हम ये समझ जाते हैं कि हाँ यही स्पेसिफिक चीज़ है, यही विशेष है। जैसे अगर हम पंचकोल बोल रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पे 5 द्रव्यों का ही हमें ज्ञान हो रहा है, जो कि पिपली, पिपली मूल, चव, चित्रक और शुंठी है। इस प्रकार हम जो स्पेसिफिक चीज़ें बोलते हैं, स्पेसिफिक टर्म किसी द्रव्य को लिए होती है, उसे हम विशेषुक्त बोलते हैं। जैसे त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजातक, चतुर्जातक, चतुरूषण, पंचकोल आदि द्रव्य विशेषुक्त के उदाहरण हैं। विविध प्राचीन कल्पनाएं। कुछ कल्पनाएं ऐसी हैं जो बहुत दिनों तक टिकाऊ रहती हैं, कुछ कल्पनाएं ऐसी हैं जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, जिन्हें हम सवीरता अवधि बोलते हैं। सवीरता अवधि यानी कोई भी द्रव्य कब तक वीर्यवान रहेगा उसको हम सवीरता अवधि बोलते हैं। जैसे कुछ द्रव्य हैं जो 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं यानी सवीर रहते हैं यानी गुणवान रहते हैं। उनका उदाहरण है अंजन, अर्क, अवलेय, तैलपाक, कल्पना आदि। ये सब 1 वर्ष तक इनकी सवीरता अवधि रहती है। कुछ द्रव्य हैं जिनकी 6 महीने तक ही सवीरता अवधि रहती है, जिसमें अम्ल संदान है, अर्नाल है, कांजिक है, तुशोदक है। ये आदि द्रव्य 6 वर्ष तक ही सवीरता अवधि रहती है इनकी। कुछ कल्पनाएं हैं जो सिर्फ 1 दिन तक ही रहती हैं, 1 दिन तक ही उनकी सवीरता अवधि रहती है, जैसे उदक कल्पना, अन्न कल्पना आदि। कुछ कल्पनाएं ऐसी हैं जो बहुत पुरानी, जितनी पुरानी रहती हैं उतने ही अच्छी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं। उनका एग्जाम्पल है जैसे घृत है, मसी है, कल्पना है, आसव अरिष्ट आदि। ये सब हैं जो बहुत दिनों, जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं। इस प्रकार से हमारे भेषज कल्पना के 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया। इस तरह से हमारा भेषज कल्पना का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।